गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अक्टूबर 17 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से हम लोग कुछ टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। वैसे टॉपिक आज बहुत बड़े नहीं है, वो छोटे छोटे रिपीटेड से टॉपिक हैं थैंक्स टू द हिंदू, जिसमें हमारा समय थोड़ा बच सकता है यहाँ पे। लेकिन जो टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। तो कोल माइनिंग के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट इंडिया में आई है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो नई नई माइनिंग को लीज पे दे रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा रिपोर्ट ही आया है। इसको हम लोग देख सकते हैं, कुछ मैप वर्क भी हम यहाँ पे हल्का फुल्का कर लेंगे। उसके अलावा G20 प्रेसिडेंट जो इंडिया अभी बनने वाला है प्रेसिडेंट G20 का, तो उसमें कौन कौन से चैलेंजेस रहने वाले हैं वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेरेंस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम की वर्किंग में। थोड़ा सा क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। हालांकि काफी रिपीटेड सा है, लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके हम लोग। GHI एंड इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स की नई रिपोर्ट आई है, जिसमें इंडिया ने बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दी है। उसके इंडेक्स के बारे में बात करेंगे और इंडिया इस इंडेक्स को अपोज क्यों कर रहा है, उसके कारण क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। CSIR के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा पहले शायद हम लोगों ने इसके बारे में ज्यादा बात नहीं किया है। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने कुछ किया था, बट दोबारा से न्यूज में है तो आपको बताऊंगा। और फूड डे, ये बेसिकली आज का एडिटोरियल सेक्शन है और इसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स और फूड डे कहीं ना कहीं आपस में इंटररिलेटेड हैं। और कुछ पॉलिटिकल MCQs यहाँ पे डाले गए हैं एंड देन वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स ऑल्सो। चलिए दोस्तों, ज्यादा डिले बिल्कुल नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक रिपोर्ट आई है, बेसिकली ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ने एक रिपोर्ट निकाली है और इन्होंने ये कहा है कि भैया इंडिया में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोल माइंस है ना, वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर रही हैं। इंडिया में ऑन एन एवरेज जो कोल माइंस हैं वो अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 2/3 ही काम करती हैं। इवन कई लार्ज फर्म तो ऐसी हैं जो अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 1% ही काम करती हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो किसी बड़ी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सरकार के द्वारा कि वो हर रोज 100 किलोग्राम कोल को निकालेंगी, लेकिन वो सिर्फ कितना निकाल रही हैं? ओनली 1 किलोग्राम। मोर और लेस ज्यादातर 2/3 यानी कि 66 के आसपास ही वो लोग निकाल पा रहे हैं, मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। और आपको ये पता है कि पिछले कुछ समय में मानसून के दौरान, उससे पहले इंडिया में कितनी हालत खराब हो गई थी। हमारे थर्मल पावर प्लांट्स के पास कोल ही नहीं था। क्यों नहीं था? एक तो वो सारी चीजें मानसून वगैरह डिले हो गए, वो तो अलग फैक्टर हो गए। एक रीजन ये भी था कि भैया जब कोल माइंस आपकी प्रॉपर कोल ही नहीं निकालेंगी आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो थर्मल पावर प्लांट के पास कोल कहां से आएगा? चलिए ये तो एक अलग बात हो गई। इसमें समस्या ये है कि अभी सरकार कुछ नई कोल माइंस को लीज पे दे रही है, कुछ नई कंपनीज को। 99 इंडिया की कोल माइन प्रोजेक्ट जो है वो सरकार ओपन करने वाली है। इसमें सरकार का ये कहना है कि हमें कोल मिलेगा, जो कमी है कोल की वो दूर हो जाएगी। अरे भाई, जो आपके पास एग्जिस्टिंग कोल माइंस हैं आप उनको पूरी कैपेसिटी पे चलाइए ना। अब नया कोल क्यों दे रहे हो? नई माइंस को क्यों कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो? उनको ही प्रॉपर तरीके से मेंटेन करिए, कोल की दिक्कत हमारे पास आएगी नहीं। इसमें समस्या ये है, इस रिपोर्ट का ये कहना है कि जो नई कोल माइंस दी जा रही हैं वो पूरी तरह से अननेसेसरी हैं। क्योंकि दोस्तों कोल माइंस ऐसे ही नहीं दी जा सकती। ऐसे कोई आपने उठा के जो है बोल दिया चलो यहाँ पे कर दी, नहीं। इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। कितनी सारी ट्राइबल फैमिलीज हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, गांव के गांव खाली हो जाते हैं, वहां पे कंटेमिनेशन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं होता है। कोल माइनिंग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो इंडिया में जितनी भी मोस्टली कोल माइंस हैं वो कहाँ हैं? वो ट्राइबल बेल्ट्स में हैं। तो भाई आपके पास जो एग्जिस्टिंग कोल माइन है उन पे बेटर तरीके से काम करिए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाइए, रादर देन नई कॉन्ट्रैक्ट को देने का। ये इस रिपोर्ट ने अपने आप से यहां से कहा है, ठीक है। और इंडिया में अगर आप कोल माइंस को देखो तो इंडिया में वैसे ना कोल जो है, एक हमारे पास दो तरह का कोल होता है बेसिकली। गोंडवाना कोल होता है, ठीक है, जो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। एक हमारे पास टर्शरी कोल होता है। टर्शरी कोल अराउंड आप ये कह सकते हो कि सर 55 से लेके 65 मिलियन ईयर्स पहले बना था। लेकिन जो गोंडवाना कोल है वो बहुत पुराना कोल है, 225 मिलियन ईयर्स के आसपास का बनता है। जब वो पैंजिया हुआ करता था, उसमें से गोंडवाना लैंड इंडिया उसी का पार्ट है, तब से वो कोल बना हुआ है, बहुत पुराना है। तो बहुत पुराना है तो क्वालिटी अच्छी है। तो ये आप जो देख सकते हो छोटा नागपुर प्लेटू और इधर के रीजन में यहाँ पे गोंडवाना कोल पाया जाता है। लेकिन तमिलनाडु वगैरह में यूजली जो है वो टर्शी कोल पाया जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है।
और अगर कोल की आप बात करो तो कुछ साइट्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे झरिया, रानीगंज है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है रानीगंज को। उसके अलावा बोकारो, ठीक है, सिंगरौली, तालचर, थोड़ा सा ये आप यहाँ पे इसको जाके देख सकते हो। दिस इज कोल बेल्ट ऑफ इंडिया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा लोकेशन वाइज करने पर एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप प्रॉपर जो इसकी स्टेट्स वगैरह भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। वासेपुर हो गया, धनबाद हो गया, ये सब आपके यहाँ पे कोल बेल्ट। वासेपुर तो जानते ही होंगे ना, जहाँ पे सरदार खान वो जीप चलाया करते थे, वासेपुर, धनबाद, वो सब तो ये वहीं पे पड़ता है कोल बेल्ट। तो वो पूरा जो मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसके अंदर पूरा कोल का सिस्टम दिखा रखा है कि आज़ादी से पहले कैसे होता था, इंडिपेंडेंस के बाद कैसे यूनियंस बनी और वो दिए गए, वो सब बहुत अच्छी, अगर आप ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखो तो अच्छी मूवी है। बाकी जो आपको किसी मूवी से सीखना है आप सीख सकते हो। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक आता है दोस्तों, आता है वो G20 का, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास आने वाली है। अभी पिछले साल किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास थी, ठीक है, इंडोनेशिया के पास थी। अब देखिए होता क्या है ना भाई, आप किसी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो तो उस ग्रुप का एजेंडा, उस ग्रुप की मीटिंग्स और उस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव वो आपके हाथ में होता है। तो जब इंडोनेशिया कैप्टन था तो टीम को तो कैप्टन ही चलाता है ना। प्रॉब्लम ये हुई इंडोनेशिया के साथ, वो उस टीम को प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाया, क्योंकि जो G20 कंट्रीज हैं भैया, इनके बीच में आपस में ही पट नहीं रही है। हाँ, रशिया यूक्रेन को देख लो, चाइना वाले एंगल को देख लो, अमेरिका चाइना में ट्रेड वॉर चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है ना दुनिया में। इसीलिए इंडोनेशिया प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाया, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। देखिए होता क्या है ना, जब G20 की मीटिंग एंड होती है तो उस मीटिंग के एंड में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी जाती है, जिसमें सारी कंट्री अग्री करती हैं और एक प्रॉपर सी मीडिया के सामने आके सब अपनी स्टेटमेंट देते हैं। बात यहां तक चली गई कि ऐसा बहुत रेयरली हुआ है, और इस बार हुआ है। G20 की जो इंडोनेशिया ने प्रेसिडेंसी कर रहा था भैया, ज्वाइंट स्टेटमेंट ही नहीं दे पाए हैं, क्योंकि अमेरिका, चाइना, रशिया जो है वो एक बात पे अग्री ही नहीं कर पाए हैं। बेचारे इंडोनेशिया वालों को मजबूरी में अपनी मीटिंग की स्टेटमेंट देनी पड़ी, ज्वाइंट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आई। तो हमारी निर्मला सीतारमैया जी हैं भैया, अभी अमेरिका गई हुई थी, IMF और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग वहां पे करके आई हैं, एकदम बढ़िया से घूम फिर के आई हैं, बातचीत करके आई हैं। तो इनका कहना है कि देखो भाई, अभी G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के ऊपर आने वाली है, तो बहुत सारे चैलेंज हैं हमारे पास यहाँ पे, है ना। सबसे बड़ा चैलेंज तो रशिया यूक्रेन वाला ही है। तो जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में चीजें चल रही हैं वो तो ऑफकोर्स है ही। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज यहाँ पे बहुत बड़ा एक चैलेंज है। उसके अलावा टेररिज्म यहाँ पे बहुत बड़ा एक चीजें होती हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। क्रिप्टो करेंसी हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इनका कैसे इसको हम लोग देखने वाले हैं, राइट। वो सारी सारी चीजें हैं। और ईडी के बारे में इनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि भैया अमेरिका में है तो वहां तो दुनिया भर का मीडिया होता है। तो मीडिया ने इनसे सवाल पूछा कि मैडम आप बताइए कि आपके देश में जो है बहुत सारी सिविल सोसाइटीज और NGOs, और इनके ऊपर जो है ईडी लगातार रेड करती रहती है, इनको हरास करती रहती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो मैडम ने कहा देखो भाई, इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। ईडी है, जो CBI है ना, वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, उनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होता है, वो तभी जाके कुछ कार्रवाई करते हैं, सरकार का उस पर कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इन्होंने वहां कहा है। और जब जहां तक रुपये की डाउन जाने की बात चल रही है, तो इन्होंने एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दी है। सीतारमन जी का कहना है कि भैया देखो, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इंडिया की करेंसी डाउन नहीं जा रही है। अगर आप इंडिया की करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ कंपेयर करें तो एक्चुअली इंडिया की करेंसी बेटर परफॉर्म कर रही है। तो डॉलर वीक नहीं हो रहा है, रुपये वीक नहीं हो रहा है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ऐसा इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है। तो इसके ऊपर काफी मीम भी बन रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मैं इंटेलिजेंट नहीं हो रहा हूं, लोग इडियट हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ मीम बनाए जा रहे हैं दुनिया के द्वारा। बट एनीवेज, इन्होंने की कहीं बात में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, क्योंकि अगर आप दूसरी करेंसी से कंपेयर करें तो इंडिया की करेंसी ऑफ कोर्स यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रही है। और अपने RBI के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, ठीक है, वो भी सरकार के साथ मिलकर ठीक ठाक काम कर रहे हैं। चलिए, वाई डज द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम होल्ड प्राइमेसी ओवर द ट्रांसफर। मतलब ये स्टेटमेंट ही है ना, जो इसकी हेडिंग अपने आप में ही बहुत कुछ कह रही है। ट्रांसफर किसकी ट्रांसफर की बात कर रहा है? हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर कर रहा है। प्राइमेसी का मतलब होता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब जजेस की ट्रांसफर की जाती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम होता है उसकी प्राइमेसी होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब उससे ऊपर कोई और नहीं हो सकता। जजेस के ट्रांसफर करने में ओनली एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीजन ले सकती है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। बट, कैपिटल लेटर में बट है यहाँ पे, गवर्नमेंट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकती है।
कैसे, वैसे आपको अच्छे से पहले से पता है, मैं थोड़ा सा आपको वैसे बता देता हूँ। होता क्या है, हमारे पास है जी अपना कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम के अंदर जो है सीजेआई होते हैं, 4 और जज होते हैं सीनियर मोस्ट। ये क्या करते हैं, किसी भी नेम को प्रपोज करते हैं, ठीक है, कि भाई इसको हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं। अब ये प्रपोजल किसके पास जाता है, घूम फिर के जो है हाई कोर्ट कोलेजियम और सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास ये पहुंचता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम से ये प्रपोजल वगैरह किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। तो हमारे होम मिनिस्ट्री वगैरह उनके पास जाता है, तो लॉ मिनिस्ट्री के पास भी जाता है। तो गवर्नमेंट के पास ये जब जाता है तो गवर्नमेंट जो है, हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो उसके ऊपर कार्रवाई करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। किसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, उन जजेस की इन्वेस्टिगेशन करता है जिनके नाम प्रपोज किए गए हैं। और अगर आईबी को कुछ लगता है, कुछ गड़बड़ हुआ है, करप्शन किसी तरह की कोई भी चीज हो सकती है, तो फिर गवर्नमेंट को मैसेज बोलते हैं कि साहब ऐसा करके ये जो जज हैं, फलाने ढिमकाने जज हैं, इनका जो कंडक्ट है वो ठीक नहीं है, और आप इसको नेम को अपॉइंट मत करिए। ये जो गवर्नमेंट है को जो पास जो प्रपोजल आया था, गवर्नमेंट इस प्रपोजल को वापस कोलेजियम को भेज देती है और ये कहती है कि साहब इसके मैं नाम को रिकमेंड नहीं करता हूं। अब ये कोलेजियम के ऊपर डिपेंड करता है। कोलेजियम अगर दोबारा से उस नाम को सरकार के पास भेज देता है तो सरकार की मजबूरी हो जाती है उसको अपॉइंट करना, सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। तो ये दिखाता है कि हमारे कोलेजियम की जो है प्राइमेसी है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, क्योंकि जो भी जजेस वगैरह हैं जिनके नाम प्रपोज किए जाते हैं, अल्टीमेटली इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब सरकार कई बार क्या करती है, जब सरकार किसी नाम को प्रपोज जो किया गया था उसको कंसीडर नहीं करती है, तो इस पूरी प्रोसीजर में डिले हो जाता है। सरकार डिले कर सकती है, ठीक है। वो जो आईबी की रिपोर्ट है उसको वो सबमिट ही नहीं करवाते बहुत बार, ठीक है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने डिले ऐसे ऐसे लटकाते रहते हैं। तो ये सरकार का तरीका होता है प्रोसेस को डिले करने का। तो इस आर्टिकल के अंदर वही बातें कही गई हैं कि सरकार को जो ये कर रही है हमारे एग्जीक्यूटिव, नहीं किया जाना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, तो पर्टिकुलरली जज के नाम वगैरह आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं ऐसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। एक जस्टिस मुरलीधर, ठीक है, इनकी ट्रांसफर की गई थी मद्रास हाई कोर्ट के अंदर, कोलेजियम ने इनका नाम रिकमेंड किया था। एक दूसरे जज थे मिस्टर जस्टिस पंकज, ये जम्मू एंड कश्मीर के जो है हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस थे, इनको राजस्थान वगैरह में ट्रांसफर किया जाना था। तो ये 2 नाम थे। अब ये 2 नाम कोलेजियम ने सरकार के पास भेजे। सरकार ने जो है क्या किया, जो जस्टिस पंकज हैं इनके नाम को तो क्लियर कर दिया, इनको अपॉइंट कर दिया गया, लेकिन जो मुरलीधरन जी थे इसके नाम पे सरकार ने जो है साइलेंस रखा। ना तो सरकार ने हाँ कहा, ना ही सरकार ने ना कहा। उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई ये जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी वहां पे बनी रही, और जब वैकेंसी होगी तो जस्टिस में डिले हो जाता है। और ऐसा ऐसी भी नहीं भी पहली बार हुआ है, इससे पहले भी 2014 में हुआ था, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोधा जी थे, उन्होंने एक नाम रिकमेंड किया था सुब्रमण्यम जी का, जनरल सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम जी का, कि इनको सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टली जज बनाया जाए, क्योंकि बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने इनके नाम को भी कंसिडर नहीं किया। उसके अलावा सरकार ने फरीमन जी के नाम को जो है वो प्रपोज किया। तो ऐसा नहीं, ऐसे पहली बार हो रहा है। तो इनका ये कहना है कि भाई इससे क्या होता है, इससे टिंकरिंग होती है। टिंकरिंग मतलब छेड़छाड़ कोलेजियम सिस्टम के साथ। तो सरकार क्योंकि डायरेक्टली छेड़खानी नहीं कर सकती, तो वो इनडायरेक्टली करती है। कोलेजियम के द्वारा जो नाम अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब प्रपोज किए जाते हैं, उन नामों के साथ छेड़खानी करती है, डिले करती रहती है। तो ये है पूरे का पूरा कोलेजियम सिस्टम के बारे में, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, गवर्नमेंट, देखिए वैसे तो गवर्नमेंट का रोल होता है, लेकिन वो रोल सिर्फ कंसल्टेशन का होता है, कनकरेंस का नहीं होता है। मतलब गवर्नमेंट अगर किसी नाम को मना करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कनकरेंस नहीं होता गवर्नमेंट के साथ। कनकरेंस का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की जरूरी मंजूरी जो है वो बिल्कुल मैंडेटरी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो मैंडेटरी है नहीं। ये थोड़ा थोड़ा चीजें आपको पता होना चाहिए। कोलेजियम सिस्टम मेरे ख्याल से हम लोग 50 बार डिस्कशन कर चुके होंगे। कोलेजियम सिस्टम का कई सारी चीजों के लिए यूज होता है। जब किसी जज को प्रमोट करना होता है या जब किसी जज को ट्रांसफर करना होता है तो कोलेजियम सिस्टम काम करता है। हाई कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम अलग होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि हाई कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम के अंदर जो है कितने लोग होते हैं, ठीक है, और इसका एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है। मैं आपको ये बहुत बार करवा चुका हूं, और आइए होप कि आपको शायद ये अच्छे से पता भी होगा, ठीक है। तो भैया हाई कोर्ट के जज जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और जब हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किए जाते हैं या हाई कोर्ट के जज की ट्रांसफर वगैरह होती है, तो वहाँ का जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनका भी यहाँ पे कंसल्टेंट्स का रोल यहाँ पे होता है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
तो जब हाई कोर्ट में कर में जो रिकमेंडेशन दी जाती है बेसिकली उसकी शुरुआत हाई कोर्ट के कॉलेजियम से होती है, फिर हाई कोर्ट के कॉलेजियम से वो नाम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास जाता है, वो क्लैरिटी वगैरह वो सब करते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग जो है टॉपिक है, पुराना टॉपिक है, ये पुराना स्लाइड है, मैंने आपके लिए सिर्फ यहाँ पे इसको ऐड किया है। तो आज के जो एमसीक्यूज हैं 2, वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट से ही हैं, हमारी जुडिशरी से ही हैं। स्क्रीन को पॉज करिए, ध्यान से इसको देखिए, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आप मुझे देंगे। देखिए हो सकता है पढ़ने में आपको थोड़ा सा समय लगे, लेकिन ये जो छोटी सी प्रैक्टिस है ना, आपकी तैयारी को बहुत इंप्रूव कर देती है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कल जो है इसके आंसर को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो आप इसको थोड़ा कर सकते हो। तो इसके साथ साथ जब कमेंट करोगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, अपनी अटेंडेंस भी दे देना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जब भी आप जो भी करते हो। ठीक है, चलिए जी। दोस्तों अगला हमारा जो आर्टिकल आता है वो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हर साल बहुत ही पुअर परफॉर्म करता है, और हर साल इस रिपोर्ट को हमारी सरकार गरियाती है, बेसिकली इसको गाली देती है, इसको रिजेक्ट कर देती है। तो इस बार भी कुछ नया नहीं है, वही पुराना हर साल जो होता है वही चल रहा है। हल्का सा आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करते हो, कौन इसको रिलीज करता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय अ यूरोपियन एनजीओ ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड द वेल्थ हंगर फाइट। ये एक्चुअली जर्मनी बेस्ड है। ठीक है, ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, और एनुअल रिपोर्ट होती है, हर साल आता है। और जब ये रिपोर्ट आती है तो उसके पिछले 5 साल का डेटा यहाँ पे जो है वो कलेक्ट किया जाता है। जैसे जो 2022 में भी रिपोर्ट आई है, तो इसके लिए डेटा 2017 से लेके 2021 वाला इसमें देखा गया है। इसके अंदर जो है एक 100 पॉइंट्स का स्कोर होता है। तो जो कंट्री 100 स्कोर करती है वो सबसे पुअर परफॉर्मेंस करती है, और जिसका स्कोर 0 होता है वो बेस्ट स्कोर करती है। आपको ये बताता चलूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सारी कंट्री नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसमें यूरोपियन कंट्री, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज को ऐसा ऐड नहीं करते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को ऐड नहीं करते हैं, जापान को ऐड नहीं करते हैं, साउथ कोरिया को ऐड नहीं करते हैं। भैया वहां पे हंगर की दिक्कत नहीं है। हंगर की दिक्कत कहाँ है? अफ्रीकन कंट्रीज में है, एशियन कंट्री में है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में है, कुछ पैसिफिक ओशन कंट्रीज में है, वहां पे दिक्कत है। इसलिए हम लोग 120 कंट्रीज को कंसिडर करते हैं रादर देन 194। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। तो बात यह है कि हंगर के बारे में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्या कहा जाता है। देखिए हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 2, ये ध्यान रखना है, आपके काम आएगा प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ये कहता है कि 2030 तक हमें जीरो हंगर करना है, मतलब दुनिया से भूखमरी को पूरी तरह से खत्म करना है। तो हमारे पास पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे, फिर बाद में हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि 2015 से लेकर 2030 तक हैं। तो यहाँ हम लोगों को जाके हंगर को जीरो करना है, लेकिन बीच में कोविड आ गया, बहुत सारी चीजें होगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है बेसिकली पीयर रिव्यू एनुअल रिपोर्ट है। पीयर रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो लोग इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं उनके दोस्तों के द्वारा, दूसरे प्रोफेसर्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा उसको रिव्यू किया जाता है, फिर एंड में एक कंक्लूजन पे पहुंच के इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इसे पीयर रिव्यू कहते हैं। पीयर रिव्यू इन द सेंस आप ये समझ लीजिए, आपने जैसे मेंस के लिए कोई आंसर लिखा और उस आंसर को आपने दोस्त ने इवैल्यूएट कर दिया। आपने एक दोस्त ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, तो जितने लोग उसकी इवैल्यूएट करते हैं तो आप एक बेटर कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो कि आपका आंसर बढ़िया है या नहीं है। इस तरह से रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंडिया के रैंक की बात करें भैया, 2022 के अंदर इस साल 107 रैंक आया है 121 कंट्रीज में से, तो बहुत ही बुरा परफॉर्म किया भाई। अगर आप एशिया की बात करो तो एक ही कंट्री ऐसी है जो इंडिया से पीछे है एशिया में, वो है अफगानिस्तान, और फिर नीचे से आती है इंडिया। तो टॉप किया इंडिया ने नीचे से अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, ये है हमारी पूरी कहानी। 2021 में जो रैंक था इंडिया का 101 था, उस समय 116 कंट्रीज को किया गया था चेक। इस बार जैसे यहाँ पे कंट्री इंक्रीज हुई भैया इंडिया का रैंक भी नीचे चला गया। अगर आप अपने पड़ोसियों को देखो तो श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान ने भैया इंडिया से बेटर परफॉर्म किया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करो तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए जो है चेक किए जाते हैं। जैसे अंडर नरिशमेंट पहला क्राइटेरिया होता है। ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग दूसरा क्राइटेरिया होता है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होती है। एक होता है चाइल्ड वेस्टिंग, ये तीसरा क्राइटेरिया होता है। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब बच्चे की हाइट के हिसाब से उसका वेट कम रह जाता है। और एक होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, तो अगर 5 साल से कम बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसे चाइल्ड मोर्टेलिटी कहा जाता है। 4 क्राइटेरिया होते हैं बेसिकली। तो ये था पूरा मामला जो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है।
अब बात यह है कि अब देखिए इन सारी चीज़ों की अपनी इंपॉर्टेंस है यार, है ना। स्टंटिंग की अपनी इंपॉर्टेंस, अगर कोई बच्चा स्टंटिंग होगा, मोर्टेलिटी होगा, अंडर न्यूट्रिशन होगा, तो कल को वही बच्चा जाके जो है यंग पॉपुलेशन का पार्ट बनेगा, जॉब मार्केट के अंदर जाएगा, वर्क फोर्स क्रिएट करेगा। तो भैया जब बचपन ही कमजोर है, जब फाउंडेशन ही कमजोर है, तो फ्यूचर में जाके वो क्या ही प्रोडक्टिविटी देगा। इसलिए बच्चों के ऊपर फोकस किया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए चारों के चारों जो मैट्रिक्स हैं जो भी आपको मैंने बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो घूमते फिरते बात पहुंच गई इंडिया तक। तो हम लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं। क्या एलिगेशन लगाए हैं? इस रिपोर्ट को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। देखिए क्या है ना, इस रिपोर्ट में सर्वे किया जाता है, ठीक है, और सर्वे के सैंपल्स लिए जाते हैं। अब भाई इंडिया में कितने सारे बिलियंस ऑफ बच्चे हैं इंडिया में, लेकिन सर्वे से सैंपल लिए गए सिर्फ 3000 बच्चों के। अब 3000 बच्चों के आपने सैंपल लिए, उनसे सवाल वगैरह जवाब पूछे आपने, तो इसमें क्या ही पता चलेगा पूरी इंडिया की रिपोर्ट को। तो हो सकता है इन्होंने ये सैंपल जो है ऐसी ऐसी जगह से लिए हों, कहीं उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, जहां से जो है वो हंगर की समस्या हो, ऐसी ये भी पॉसिबिलिटी है। तो सरकार का ये कहना है कि सिर्फ 3000 रिस्पोंडेंट के बेसिस पे आप ये नहीं कर सकते। बट इसमें जो है इस रिपोर्ट का ये कहना है कि देखिए पहली बात तो ये क्राइटेरिया पूरी दुनिया में एक जैसा ही अपनाया जाता है, और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशंस के अंदर और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस क्राइटेरिया को तैयार किया हुआ है, ठीक है। और ये इस क्राइटेरिया को एक्चुअली इंडिया ने भी अग्री किया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो भाई जिस क्राइटेरिया पे आपने खुद अग्री किया है, तो उस क्राइटेरिया को आप खुद मानने से मना क्यों कर रहे हो? तो ये उनका यहाँ पे जवाब आया है। इंडिया ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं। और भी जैसे इंडिया ने कहा है कि भाई देखो कोविड के टाइम पे सरकार ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए, प्रधानमंत्री जन हम लोगों ने अन्न योजना चलाया जिसको इग्नोर कर दिया गया, फूड सिक्योरिटी मिशन हमारा यहाँ पे है उसको भी इग्नोर कर दिया गया, पीएम पोषण की भी उन्होंने बात किया है, इसको भी इग्नोर कर दिया गया है। तो ये कुछ कुछ एलिगेशंस इंडिया ने लगाए हैं, और ये हर साल होता है, इस बार कोई नया नहीं है, ठीक है, क्योंकि रोज हर साल रिपोर्ट आती है तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। चलिए जी, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। अडॉप्ट वन पर्सन वन लैब मंत्रा, पीएम मोदी एग्जोर्ट्स सीएसआईआर सोसाइटी मेंबर्स। देखिए सीएसआईआर सोसाइटी की हर साल मीटिंग होती है, ठीक है। सीएसआर का मतलब होता है, इस तरह के सीएसआर हमारे कंट्री में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पूरी कंट्री के अंदर जो है 37 से ज्यादा 37 के आसपास इसके लेबोरेटरीज हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल सेक्टर में ही काम करता है, फिजिक्स के सेक्टर में भी काम करता है, ओशनोग्राफी में, जियो फिजिक्स में, ड्रग्स में, जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हर डिपार्टमेंट में रिसर्च का काम करता है। और बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है भैया, 1942 में एस्टेब्लिश हुई थी, और नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के द्वारा इसको एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको फंड किया जाता है। ये तो होगी कुछ कुछ चीजें ये, और एक ऑटोनोमस बॉडी है, ध्यान देना आपने, ऑटोनोमस बॉडी है। हर साल इसकी मीटिंग होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं कि इसके जो एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं। अब दिक्कत यह है कि 2 साल से पेंडेमिक चल रहा था तो इसकी मीटिंग नहीं हो पाई थी, अभी फाइनली इसकी मीटिंग हुई है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के ना के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, 15-20 मेंबर होते हैं जो इसके पूरे जो काम धंधा देखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर पर्सन को कंट्री में जितनी भी लेबोरेटरीज हैं, 37 लेबोरेटरीज हैं, उनके अंदर साल में 2-3 बार विजिट करना चाहिए, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट मेक श्योर कि यू विजिट देयर एटलीस्ट 2 or 3 times a year so that you can communicate with the scientific expectation and the laboratory staff। प्रॉपर तरीके से आप बात कर सकते हो, ठीक है। ये था पूरे की पूरा कहानी, इसके बारे में और ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, बस मैंने सीएसआर के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। एक एक्स्ट्रा कंटेंट जो मैंने आपके लिए ऐड किया है वो ये वाला है। प्रधानमंत्री कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशन के हेड होते हैं बाय डिफॉल्ट। कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग है भैया हमारे पास, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी आपके पास है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंटर काउंसिल स्टेट, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट कैबिनेट सेक्रेटरी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ये 18 और भी होंगी कुछ ना कुछ। अगर आपको इसके अलावा कुछ पता हो तो बताओ मुझे, थोड़ा मैंने तो यही मिला मुझे। इनके सबके हेड होते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर। तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है, प्रीवियसली पूछा भी गया है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अगला जो टॉपिक आपके पास आता है वो है आज का एडिटोरियल सेक्शन, और ये है, नहीं सॉरी एडिटोरियल नहीं है, तो हल्का सा टॉपिक है। तमिलनाडु ने कंसर्न रेज किया कि भैया चाइना के जो ट्रूप्स है ना वो श्रीलंका के अंदर बहुत ज्यादा उनकी प्रेजेंस बढ़ गई है, खासकर
नॉर्थ श्रीलंका के अंदर, नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका के अंदर, जहाँ पे तमिलियन पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, वहां पे चाइनीज लोगों का थोड़ा आना जाना ज्यादा हो गया है। चाइना और श्रीलंका ने बेसिकली अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें चाइना कहता है श्रीलंका को कि हम लोग फार्मिंग करेंगे। सोचो, फार्मिंग, सी क्यूकुम्बर फार्मिंग। अब श्रीलंका ने इसकी मंजूरी दे दिया। अब इसके बहाने से तमिलनाडु की सरकार का यह कहना है, इस कुकुम्बर फार्मिंग के बहाने चाइना अपनी प्रेजेंस वहां पे बढ़ा रहा है, उसके शिप्स वहां पे हैं जो हमें लगातार सर्विलियंस कर रहे हैं। इससे पहले भी केस आया था, ठीक है, यान वांग फाई जो चाइनीज रिसर्च वेसल था वो हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर आया था। इंडिया ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्शन किया था, बट स्टिल श्रीलंका अलाउड दैट। तो वो कुछ कुछ ही चीजें चल रही हैं। तमिलनाडु ने ये कहा है सरकार को कि इंडिया को भी अपना एक यहाँ पे स्टेप अप करने की रिक्वायरमेंट है ताकि चाइना का ज्यादा इंटरफेरेंस हो श्रीलंका के अंदर ना हो और इंडिया को वहां पे डिस्टर्बेंस हो सकती है। एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया है, जैसे चाइना जो है ना वो धीरे धीरे श्रीलंकन नेशनल्स को, श्रीलंकन सिटीजन को जो है वो इंडिया के खिलाफ यूज कर सकता है। जैसे इंडिया की सरकार जो है ना, हमारी सरकार, वो चाइनीज सिटीजन्स को, स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए स्पॉन्सरशिप करता है, वहीं चाइना उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्पॉन्सरशिप करता है। तो भाई पहले आप इंडिया में आते हो, ग्रेजुएशन करते हो, फिर यही सेम स्टूडेंट जो है वो चाइना चले जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। चाइना उनको जॉब्स भी प्रोवाइड करवा रहा है। तो इनका ये कहना है कि हो सकता है चाइना चाइनीज श्रीलंकन नेशनल्स को इंडिया के खिलाफ यूज कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे श्रीलंकन नेशनल जो है वो आजकल इंडिया में आ रहे हैं। तो ये था पूरा का पूरा छोटा सा आपका कंसर्न। चलिए, बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, थोड़ा सा आर्टिकल है, मोटी मोटी सी बातें इसमें कही गई हैं। फूड डे एज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड। तो भैया फूड डे जो है अभी आने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि भैया क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हंगर इंडेक्स भी अभी लॉन्च हुआ है। तो इनका यह कहना है कि वर्ल्ड वाइड 828 मिलियन मतलब 28 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, ये इन्होंने कहा है। 50 मिलियन, 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सीवियर हंगर फेस कर रहे हैं, मतलब दिन में एक बार भी इनके पास खाने के लिए नहीं है, 2-3 दिन इनको भूखा रहना पड़ता है। आप ये सिचुएशन इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग दिन में 50 बार खाते हैं, बट ऐसी कंट्री हैं दुनिया में, ऐसे रीजन्स हैं जहां पर ये एक्चुअली में हालत है, ठीक है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक एक ये रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट तैयार की गई है फूड और एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। इन्होंने ये कहा कि 45 कंट्रीज के अंदर 205 मिलियन मतलब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी इमरजेंसी फूड असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हालत बहुत खराब है दोस्तों, ठीक है, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स एंड डेफिनेटली देयर आर सम सॉल्यूशंस एज वेल। तो ये जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन है बेसिकली वो इंडिया स्पेसिफिक है, ज्यादातर इंडिया के बारे में बात की गई है, जनरल बात इसमें बहुत कम की गई है। ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो हंगर को लेके कौन सी प्रॉब्लम है और कौन से सॉल्यूशन है, और यही आपका मेंस के लिए एक बढ़िया सा कंटेंट भी तैयार हो जाता है। प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली कोविड पेंडेमिक ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट किया, क्लाइमेट चेंज भी है भैया, फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है और इनइक्वालिटी भी है, ठीक है। अलग अलग जो सोसाइटी में लोग हैं उनके हिसाब से सबका बराबर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इनइक्वालिटी भी काफी ज्यादा है। तो ये तो कुछ कंसर्न है ही। जैसा कि आप एग्जांपल भी देख सकते हो, क्लाइमेट चेंज इन्होंने कहा, तो जैसे मॉनसून रेनफॉल आप बात कर सकते हो, हीट वेव बात कर सकते हो, जिसकी वजह से वीट और राइस का प्रोडक्शन जो है इंडिया में लास्ट ईयर भी कम हुआ था और हो सकता है इस बार भी कम हो बिकॉज ऑफ द फ्लड सिचुएशन इन इंडिया। तो भैया कोविड तो था ही, क्लाइमेट ने और ऐसी तैसी हमारी कर दी है, ये यहाँ पे जो है बड़ी दिक्कत है। तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, देखिए 2050 तक जो है इंडिया की पॉपुलेशन 1.150 बिलियन हो जाएगी। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, है ना, वो समस्या अलग है। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करवाना है और वो फूड जो है वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, ठीक है। भैया डिग्रेडेशन हो रहा है हमारी लैंड का, बहुत भयंकर रूप से हम लोग केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, पानी भयंकर तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसका भुगतान हमें फ्यूचर में भी करना पड़ेगा और प्रेजेंट में भी कर रहे हैं। तो ये तो हो गई कुछ समस्याएं, ठीक है, जो आप अपने आंसर के अंदर लिख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन है, देखिए सेल्फ सफिशिएंसी आपको अचीव करना पड़ेगा। हालांकि इंडिया ने यहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है,
जहां इंडिया एक समय पे इंपोर्टर हुआ करता था फूड का, आज हम दुनिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के रूप में बन के उभरे हैं, थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन एंड अदर एफर्ट्स विच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो ये तो एक बढ़िया सॉल्यूशन हम लोगों ने खैर लिया ही है। और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, क्लाइमेट अडेप्टेशन बेटर तरीके से कर सकते हैं। जिस तरह से मानसून का पैटर्न चेंज हो रहा है, हीट वेव्स आ रही हैं, फ्लड आ रही हैं, तो हमें अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को थोड़ा उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा और एक रेजिलियंट सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि वो ऐसा सिस्टम हो कि क्लाइमेट चेंज या फ्लड या जो भी सिचुएशन हो उससे लड़ सके। ठीक है, एक ऐसा रेजिलियंट सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। हम लोग अभी जो कन्वेंशनली इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, ज्यादा फर्टिलाइजर डाल देते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं, उसकी बजाय इंडिया को एक ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो इंक्लूसिव हो, ज्यादा इफेक्टिव हो और सस्टेनेबल हो। मतलब एनवायरनमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट के साथ मिलकर काम नहीं करोगे तो आप ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा भैया लोगों का पेट भरना ही जरूरी नहीं है, उनको न्यूट्रिशियस फूड देना भी जरूरी है, खासकर वल्नरेबल सेक्शंस को। ठीक है, और आप लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराइए, क्योंकि लोगों के पास काम धंधा होगा तो उनके पास पैसा आएगा, वो फूड खरीद सकते हैं, न्यूट्रिशन उनको मिल सकता है, ये बड़ी बात है। उसके अलावा हम लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारा है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसमें हम लोग चलाते हैं। पीएम पोषण स्कीम भी, जिसे पहले मिड डे मील कहा जाता था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस भी हम लोगों ने चलाया। तो दीज आर सम ऑफ द एफर्ट्स विच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड दे आर डूइंग एक्चुअली वेरी वेल एंड दे आर एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। FAO ने भी और ILO ने भी थोड़े समय पहले कहा था कि जो मनरेगा है, पीएम पोषण है और जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया हैज डन इनक्रेडिबल जॉब हेयर बिकॉज वी हैव एक्चुअली पुल्ड आउट मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी। सो ये बहुत ही एक अच्छा है यहाँ पे। अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत और चीजें चलाई हैं, जैसे राइस फोर्टिफिकेशन, ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से जो है न्यूट्रिशन जो है मिल सके। सैनिटेशन के लिए हमारे पास स्वच्छ भारत मिशन है, तो वो भी कहीं ना कहीं आप इस चीज से रिलेट कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे जो है वो जो पहले इग्नोर की जाती थी वो है ये मिलेट्स। मिलेट मतलब समझ रहे हो ना, मोटा अनाज, जैसे ज्वार बाजरा वो सब रहता है। मिलेट जो है इट इज हाईली न्यूट्रिशियस, बहुत विटामिन और वो सब होता है इसके अंदर, लेकिन हमारा मेजर फोकस किसके ऊपर रहता है, व्हीट और राइस के ऊपर रहता है। Unfortunately, wheat and rice are not very nutritious, but millets are very nutritious and India is one of the largest producer of the millets। तो सरकार जो है अभी मिलेट्स के ऊपर फोकस कर रही है, ताकि लोग व्हीट और राइस को छोड़ के थोड़ा सा मिलेट की तरफ फोकस करें। तो ये फूड तो प्रोवाइड करवाएगा ही करवाएगा, साथ के साथ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराएगा। तो जो हिडन हंगर है वो हमारी दूर होगी। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने जो है एक सब मिशन ऑन द न्यूट्री सीरियल्स मिलेट्स भी चलाया है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। फ्यूचर में इसका जो है रेलेवेंस हमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं मोटे मोटे तौर पे जो उन्होंने यहाँ पे बताई हैं। बाकी वो मोटी मोटी चीजें जो हमेशा लिखी जाती है न्यूज़पेपर में, फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करिए, रेजिलियंस सिस्टम बनाइए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कीजिए, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वगैरह को इंप्रूव करिए, है ना, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इनकम सपोर्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर, वो सारी चीजें जो मोटे मोटे तौर पे हम हमेशा ही बात करते हैं। ये चीजें आपको पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्यों होती हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ना दोस्तों ये कीवर्ड्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पे सैनिटेशन, रिन्यूड अटेंशन, न्यूट्री सीरियल्स, फूड सिक्योरिटी, रेजिलियंस सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, एनहेंसिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये कीवर्ड होते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इनकम सपोर्ट, जितना आप इन आर्टिकल को पढ़ोगे उतना ही ये कीवर्ड आपकी वोकैबुलरी के अंदर आएंगे, और जब ये आते हैं ना तो आपका आंसर के 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि ये वर्ड बहुत सिंपल हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव होते हैं, और ये आपको अपने आंसर के अंदर लिखने चाहिए। रट्टा मार के नहीं आएगा, जितनी बार पढ़ते रहोगे ना, पढ़ते रहोगे। क्लाइमेट अडेप्टेशन, ये सब, ये सेल्फ सफिशिएंसी, ये कीवर्ड्स हैं, आपके आंसर के अंदर ये होने चाहिए अगर आपको एक बेटर आंसर लिखना है, रादर देन नॉर्मल चीजें कुछ भी आप लिखते हो। इसलिए बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, नेचुरली आपकी लैंग्वेज के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो यही था आज का पूरा एडिटोरियल सेक्शन हमारा। बाकी हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल्स वगैरह भी हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूचर में जब और कुछ चीजें आएंगी उसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं कल नई एडिटोरियल के साथ, नई न्यूज के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर।